हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रितेश व्यास आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है रीट, आरएस, एसआई, पटवार और जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट के और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आती है उस ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है और वो टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इसमें मैं आरएस, रीट, एसआई, पटवार के सारे टॉपिक ला रहा हूँ। जितने भी स्टेट पीएससीज हैं, यूपीएससीज हैं, उनके सारे टॉपिक ला रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। ओके। तो आज की जो टॉपिक है उसमें हम मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि मानव तंत्रिका तंत्र को हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और तीसरा, जिसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आज हम इसी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो आरपीएससी, अदर जो पीएससीज के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससीज के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ थ्योरी के फॉर्म में आपके सामने लेके आया हूँ। ओके। अगर हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें हम मस्तिष्क और मेरु रज्जु को पढ़ते हैं। ओके। मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होगा। ये बहुत ही डेलिकेटेड पार्ट होता है, ठीक है, बहुत ही कोमल भाग होता है, इसलिए इसकी रक्षा भी आवश्यक होती है, ठीक है। और दूसरा, ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु हमारे शरीर के अंदर जितने भी समन्वय के कार्य होते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही डेलिकेटेड पार्ट होते हैं, इसलिए ये अपने आप को 3 आवरणों से घेर कर रखते हैं। इनके चारों तरफ 3 आवरण होते हैं और इन आवरणों को मेनिंजेस कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाले आवरणों को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा मेनिंजेस कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि मस्तिष्क के चारों तरफ एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, कठोर अस्थि से बना हुआ एक भाग होता है जिसे हम कपाल कहते हैं। उसी प्रकार हमारे मेरु रज्जु के चारों तरफ एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको मेरुदंड कहते हैं। ये कपाल और मेरुदंड ये भी इनके सुरक्षा के अंदर भाग लेते हैं। इनको हम रक्षात्मक अस्थिखोल कहते हैं। इनके अंदर 3 आवरण पाए जाते हैं जिसे मेनिंजेस कहते हैं, जो इनको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। कपाल मस्तिष्क को, मेरुदंड मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये जो मेनिंजेस हैं ये है क्या और होते कहाँ पर हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मेनिंजेस 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बनता है। पहली लेयर है ड्यूरा मैटर, ओके। दूसरी लेयर है एरेक्नॉइड और तीसरी लेयर है पाया मैटर। अब ये लेयर्स हैं कहाँ, ये देखिए, मेनिंजेस हैं, इसमें पहली लेयर है ड्यूरा मैटर, ये वाली। ये देखो, ये वाला तो पार्ट कपाल का है, ठीक है ना। इसके नीचे ये वाला जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये ड्यूरा मैटर है। कौन सा मैटर है? ड्यूरा मैटर है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं पाया मैटर।
ये जो सबसे अंदर वाला जो ये आपको लेयर दिख रही है, ये पाया मैटर है, तीसरी लेयर। तो पहली लेयर तो होती है ड्यूरा मैटर और तीसरी लेयर होती है पाया मैटर। ओके, इन बिटवीन दीज टू लेयर्स एरेक्नॉइड इज प्रेजेंट। बीच में एक परत होगी जिसको हम एरेक्नॉइड कहेंगे, ठीक है ना, जो यहाँ पर होगी। क्लियर? तो ये इनकी पोजीशन होती है। कपाल के नीचे पहले ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर पाया मैटर। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ड्यूरा मैटर और जो पाया मैटर है, इसके बीच में जो एरेक्नॉइड है, इसके अंदर क्या होता है कि एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और ये जनरली पाया कहाँ जाएगा? ड्यूरा मैटर और पाया मैटर पहले और तीसरे के बीच में पाया जाता है। और इसको आपको पता है कि इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अरेक्नॉइड। तो ये जनरली इसी अरेक्नॉइड क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये भी पूछा जाता है कि मेजेनाइन में पाया जाने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है, या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है, ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर में आने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट तो हो गए। अब इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे जटिल अगर कोई संरचना है तो वह मस्तिष्क है। एक मानव मस्तिष्क के अंदर, ठीक है ना, 1 खरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो मानव मस्तिष्क में 1 खरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। दूसरा, 1 घन सेंटीमीटर मतलब पर क्यूबिक सेंटीमीटर में पाई जाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी लंबाई तकरीबन 1600 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 1600 किलोमीटर 1 घन सेंटीमीटर में। तो कितनी माइन्यूट होंगी ये। ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार 1350 ग्राम होगा। और अगर मित्रों आपसे आयतन के बारे में पूछ लिया जाए, वॉल्यूम के बारे में पूछ लिया जाए, तो वो 1300 सीसी होगा। भार और आयतन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके अलावा एक और हैशटैग दे देता हूं मैं यहाँ पे, वो ये है कि जो हमारा शरीर है, इसके अंदर 2 भाग हैं। एक है यकृत। यकृत का मतलब होता है लीवर, और एक होता है मस्तिष्क, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्रेन। ठीक है ना। तो ब्रेन और लीवर, इन दोनों में पुनरुद्वहन की क्षमताएं होती हैं, पर सबसे ज्यादा क्षमता लीवर की होती है और सबसे कम मस्तिष्क की होती है। ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा पुनरुद्वहन की क्षमता कौन से अंग में होती है? तो यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्वहन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। अगला पॉइंट, कि जब हम मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो इस मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन।
ओके। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो कुल मस्तिष्क का 2/3 2/3 पार्ट होता है, और ये वलयित होता है। वलयित का मतलब आपने देखा होगा, मस्तिष्क के अंदर ऐसी वलय बनी होती है, इसको हम कॉन्वोल्यूशंस कहते हैं। और जिसके मस्तिष्क में जितनी ज्यादा वलय होंगी वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ओके, क्योंकि ये जो वलय है ये क्या करते हैं कि क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और मनुष्यों में ये सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान होता है, ठीक है। इसी के अलावा वलय संरचना में भार को गायरी कहते हैं, और मस्तिष्क में 2 गायरी होते हैं, और इनके मध्य पाया जाने वाला धसा हुआ भाग आपने देखा होगा, मस्तिष्क के मध्य एक भाग धसा हुआ होता है जिसको हम सल्कस कहते हैं, याद रखना। तो मस्तिष्क के मध्य जो धसा हुआ भाग होगा वो सल्कस होगा, इनके दोनों तरफ गायरीज होंगी। ओके, इसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है वह अन्य जो भी स्तनधारी होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा विकसित होता है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा सूचनाओं के अपने अंदर संग्रहित करने की क्षमता रखता है मानव मस्तिष्क। इसलिए मानव मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाइड है। ओके, अब इस अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम आता है, ठीक है। अब जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, अब अगर हम इस सेरिब्रम की बात करें, ठीक है ना, तो ये जनरली हम जब सेरिब्रम की बात करेंगे, जब मानव मस्तिष्क की बात करेंगे, तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ये बाहर वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स है, ठीक है, और अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम मेडुला कहते हैं। ओके, तो जनरली जो सेरिब्रम होता है ये जनरली 2 गोलार्धों से बना होता है, अर्ध गोलार्धों से बना होता है, हेमिस्फीयर्स कहते हैं जिसको। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला 2 भाग होते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क का जो यही भाग है ये चेतना के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, बुद्धि के लिए, तर्क वितर्क जो करते हैं हम, कुतर्क नहीं करना है, तर्क वितर्क, व्यक्तित्व के लिए अधिकम इज ए लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। भावनाएं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, इन सब पर ये कंट्रोल करता है। कौन? सेरिब्रम। ओके, इसके अलावा सेरिब्रम का अंदर वाला जो पार्ट जिसको मेडुला कहते हैं, दैट इज डाइसेफेलॉन, ठीक है। ये जो डाइसेफेलॉन होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होते हैं, इनमें थैलेमस का जो काम है वो क्या है कि ये हमें दर्द, जो पेन होता है, जो गर्मी होती है, सर्दी होती है, जो वातावरणीय कारक होते हैं या अन्य जितने भी वातावरणीय कारक होते हैं उनसे हमारी पहचान करवाता है। कौन? थैलेमस। परंतु जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है कि जो हमारे आंतरिक संवेग होते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, गर्मी लगना, ताप का नियंत्रण, बॉडी में अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो पसीने का निकालना, ठीक है, और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, पसीने का कंट्रोल करना, घृणा करना, गुस्सा करना, प्रेम करना, ये जितने भी मनोभाव हैं, वातावरणीय भाव नहीं, इंटरनल जो आंतरिक संवेदना है, मनोभाव जितने भी होते हैं, उन सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ओके, और यही हाइपोथैलेमस योजक कड़ी होता है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों और मस्तिष्क के मध्य, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज और भी आ जाती है, वो ये आ जाती है कि इससे शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर यही देता है
पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इसका ऑर्डर हाइपोथैलेमस देगा। और पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और मास्टर का मास्टर हेडमास्टर होता है, तो हाइपोथैलेमस को हम हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है, कि हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है, मास्टर पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। और मानव में जो दृष्टि का कार्य है वो भी अग्र मस्तिष्क ही करता है, देखने से संबंधित जो कार्य है वो वही करता है। अब अगर मस्तिष्क की संरचना को देखें तो आप यहाँ देखो, ये तो सेरेब्रम वाला पार्ट हो गया जो हमने अभी पढ़ा। इसके अलावा ये देखो, ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस के ऊपर वाला ये वाला जो भाग है ये थैलेमस हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, इसके बारे में हमने भी पढ़ा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये देखो, इस हाइपोथैलेमस के नीचे ये पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। क्लियर। चलिए, अगला पॉइंट आता है मध्य मस्तिष्क, या जिसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य होता है, मतलब फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का भाग होता है। ठीक है, इसको हम सेरिब्रम या कुछ ऐसी जगहों पर मान सकते हैं कि ये हमारे अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम को ये मेरु रज्जु से जोड़ने का काम करता है। मतलब अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क में जोड़ने का काम करता है, मतलब रिले का काम करता है। ठीक है, इसका भी मुख्य कार्य आंखों से आने वाले संवेगों का नियंत्रण। पहले वाला भी नियंत्रण कर रहा था और ये उनका रेस्पॉन्ड भी करेगा, प्रतिक्रिया भी देगा। आँख की जो पेशियां होती हैं, दृष्टि के जो संवेदन होते हैं, सुनने के जो संवेदन होते हैं, गर्दन और धड़ की गति होती है, इन सब का भी नियंत्रण यही अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क करता है मित्रों। ओके, इसके बाद में आएगा पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क। ये मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क का मेरु रज्जु के मध्य रिले होगा। ये पश्चिम मस्तिष्क के अंदर भी तीन भाग होते हैं। एक तो हो गया सेरेबेलम, ठीक है, इसका काम शरीर का संतुलन और गति बना के रखना। ठीक है, दूसरा, ये हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा से चलती है, जैसे पाँव की मांसपेशियां हो गई, हाथ की हो गई, जो हमारी इच्छा से चलती है, उन ऐच्छिक मांसपेशियों पर कंट्रोल करता है। ठीक है, जो इच्छा से चले वो ऐच्छिक, और जो इच्छा से नहीं चले वो अनैच्छिक। समझ गए। पहला तो इसमें सेरिबेलम आ गया। दूसरा आता है पॉन्स। पॉन्स जनरली ये क्या होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ उभार होते हैं। ठीक है ना, और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, सेरिबेलम और मेरु रज्जु के मध्य ये एक रिले स्टेशन का काम करता है, और कुछ काम नहीं है इसका। तीसरा पॉइंट आता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला बेलनाकार भाग जो आगे जाकर मेरु रज्जु से जुड़ जाए, उसको हम मेडुला ऑब्लेंगेटा कहते हैं। और ये जो मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है, ठीक है ना, इसका काम होता है कि हमारे शरीर की सारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन, उपापचय, छींक आना, खांसी, लार आना, निगरण, उल्टी, अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी हैं उन सब पर ये नियंत्रण करता है। इसके अलावा हमारी जो चेतना है, प्रवीणता है, सोच विचार है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। मतलब कहते हैं ना, हाजिर जवाब बनाता है ये। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, मस्तिष्क और मेरु रज्जु के मध्य, मस्तिष्क और मेरु रज्जु के मध्य ये
जो संवेदनाएं हैं और जो उद्दीपन है, जो उनकी अनुक्रियाएं हैं, उनके सहवन का मार्ग भी करता है। ठीक है, कौन? मेरुरज्जु। अब पहला तो हमने पढ़ लिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा। मेरुरज्जु के बारे में प्रतिवर्ती क्रिया में अब कराऊंगा, ठीक है ना। अब ये देखो कि दूसरा जो आता है वो आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, हमने पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने क्या पढ़ा था? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसके बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अब इस मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, वो मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तो मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो भी तंत्रिकाएं होंगी, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। मस्तिष्क से जो निकलेंगी उसको हम कपालीय तंत्रिकाएं कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और मेरुरज्जु से जो निकलेंगी उनको हम मेरु तंत्रिकाएं कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं। अब ये होते कितने कितने हैं ये देख लो, ये पूछा जा सकता है। जो कपालीय तंत्रिकाएं हैं, क्रेनियल नर्व्स, ये 12 जोड़ी होती है। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, ये 31 जोड़ी होती है। तो 12 और 31 मिलकर कितनी? 43 जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती हैं, वो मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क के जितने भी कार्य है वो बिना इन तंत्रिकाओं के थोड़े हो सकते हैं, तो वो सारे इसी के माध्यम से संपन्न होते हैं। ओके, अगला पॉइंट, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि मैंने आपको क्रेनियल तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको स्पाइनल तंत्रिकाओं के बारे में बताया। तो ये दोनों तंत्रिकाएं मिलकर, ठीक है ना, ये दोनों तंत्रिकाएं मिलकर क्या करती हैं कि कुछ तंत्रिकाएं क्या करेंगी, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को बढ़ाएंगी। कुछ क्या करेंगी, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को कम करेगी। तो एक बढ़ा रही है, एक कम कर रही है। तो एक बढ़ाएगी, एक कम करेगी, तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम, साम्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साम्य बन जाएगा। वही तो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण और समन्वय है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये अपने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलकर अनुकंपी और परानुकंपी गुच्छिकाएं बनाएंगी, जो मिलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। ठीक है, क्लियर है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि एक कंट्रोल सिस्टम बना देता है। एक बढ़ाएगा, एक कम करेगा, तो बीच में वो एक हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी सीढ़ी पर कोई ऊपर चढ़ रहा है एस्केलेटर के ऊपर, और सीढ़ी नीचे आ रही है उसी वेग से, तो वो वहीं रह जाएगा, पर चल तो दोनों ही रहे ना। वैसे वैसे ये बढ़ा ही रहा है, ये कम कर रहा है, पर वो रह वहीं जाएगा, फिक्स रह जाएगा। और इसके अंदर अगर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वो रोग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जितनी भी शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती रहती हैं, उनको ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ही कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हार्मोनल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, या फिर हृदय का धड़कना हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इस सब को यही कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा हम इसमें ये देख सकते हैं कि इनकी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो या तो क्या करते हैं, सारी क्रियाओं को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक अनुकंपी, जिसको सिंपैथेटिक कहते हैं, ये क्या करता है, सभी चीजों को बढ़ाता है। दूसरा परानुकंपी, जो जितने भी क्रियाएं होती हैं उनको कम करता है। तो इसको सिंपैथेटिक और इसको पैरासिम्पैथेटिक ये कहते हैं। ठीक है ना, और इस प्रकार ये
कंट्रोल करता है हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को। एक चित्र के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर आप देखो, ये पैरासिम्पेथेटिक है और ये सिंपेथेटिक है। ओके ना। अब सिंपेथेटिक बढ़ाएगा और पैरासिम्पेथेटिक कम करेगा। मतलब ये देखो, ये वाला आँख के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे भी आँख में जा रहा है। ये देखो, यहाँ पे सलाइवा में जा रहा है तो ये भी सलाइवा में जा रहा है। ये यहाँ हार्ट बीट में जा रहा है तो ये भी हार्ट बीट में जा रहा है। ये लंग्स में जा रहा है तो ये भी लंग्स में जा रहा है। तो ये देखो, दोनों तंत्रिकाएं जाती एक ही जगह पर है, एक बढ़ाने का काम करेगी, एक कम करने का काम करेंगी। तो इसमें एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, जिसी को हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, क्लियर है। और इसके बाद में आता है प्रतिवर्ती क्रिया। मित्रों, प्रतिवर्ती क्रिया को हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। जनरली रिफ्लेक्स एक्शन से बच्चे ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए मैं ये लिख देता हूँ। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, इनका कंट्रोल केवल मेरु रज्जु करता है। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड करता है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं है। अब होगा क्या कि कोई भी उद्दीपन आता है तो वो पहले मेरु रज्जु में जाएगा, वहां से मस्तिष्क में जाएगा और वहां से वापस आएगा, तब तक बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। उस डैमेज को ना होने देने के लिए ऐसी क्रियाएं जो स्वतः अपने आप कंट्रोल कर लेती है मेरु रज्जु, उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरु रज्जु ही कंट्रोल करता है। अब देखो कि अगर कोई चीज पिन चुभ जाए अनजाने में तो हाथ ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो वो दूर होना कौन करता है? मेरु रज्जु। अब जैसे कोई लजीज भोजन की स्मेल आ जाती है, अच्छे स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ जाती है, तो ऑटोमेटिक मुंह में पानी आ जाता है। हम नहीं चाहते तो भी आ जाता है। ठीक है ना। कोई आपकी तरफ हवा आती है तो आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। ठीक है ना। गर्म वस्तु पे हाथ आने पर उसका दूर हो जाना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के उदाहरण हैं। ठीक है। अगर प्रतिवर्ती क्रिया पीड़ादायक हो तो पीड़ा का आभास पीड़ा के हटने के बाद होगा। मतलब इतना जल्दी हट जाएगा, आपको एहसास हो उससे पहले तो आप हाथ हटा लोगे। ठीक है ना। क्योंकि उस प्रभावित स्थान से अपन हाथ को हटाने का काम पहले ही कर चुके होते हैं। उसके बाद हमें उसके ठंडे, गर्म या तीखे होने का आभास होता है। ठीक है। और ये देखो आप, ये चित्र, ये वाला जो चित्र है, इस चित्र के अंदर ये देखो आप, ये हमारी त्वचा है, स्किन। ठीक है। यहाँ पे ये देखो पिन चुभी है, तो इसके उद्दीपन ये देखो इस तंत्रिका के द्वारा कहाँ आए? मेरु रज्जु में। ठीक है। मेरु रज्जु ने इन उद्दीपनों की अनुक्रिया करी और ये अनुक्रिया वापस तंत्रिका के द्वारा कहाँ गई? इस त्वचा से संबंधित मांसपेशियों के पास। जैसे अगर मेरा हाथ किसी चीज गर्म वस्तु के संपर्क में आएगा तो हाथ को ऊपर करूंगा तो मांसपेशियां तो ये काम आएंगी ना, वो वाली चीज। तो उद्दीपनों को त्वचा से यहाँ ले जाने का जो काम है वो संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन करती है। कौन करती हैं? सेंसरी न्यूरॉन करती हैं। और उन उद्दीपनों की जो अनुक्रिया है उसको मेरु रज्जु से वापस अफेक्टेड ऑर्गन की मांसपेशियों तक ले जाने का काम मोटर नर्व्स करती हैं। ओके। तो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व मिलकर एक पूरा पथ बनाती हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पूरा पथ बना ना, ये इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये जो एक्शन है इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन मेरु रज्जु कंट्रोल करेगा। अफेक्टेड ऑर्गन से उद्दीपन जो है वो आएंगे सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, और उसकी अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, उनका रिस्पॉन्स
मोटर न्यूरॉन वापस अफेक्टेड अंग के मांसपेशियों तक लेके जाएगा और नुकसान कम होगा। तो शरीर की संकटकालीन परिस्थितियों में रक्षा करने का कार्य रिफ्लेक्स एक्शन करता है या स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्लियर? इसके बाद में सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क के सभी भागों में सबसे बड़ा और अत्यधिक जटिल भाग है। पहला ये चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन सा है? सेरिब्रम, आगे वाला मस्तिष्क। दूसरा वैगस तंत्रिका, ये आपको विशेष याद रखना है। आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, तो वैगस तंत्रिका, क्योंकि ये तंत्रिका जो है ना, ये यहाँ देखो आप, ये फेरिंक्स से, लैरिंक्स से, ईसोफेगस, अमाशय, फेफड़ों, हृदय और आंत्र तक जाती है। कितनी लंबी है? तो सबसे बड़ी तंत्रिका वैगस होगी अगर आपसे पूछा जाए तो। ये एक उपयोगी तंत्रिका है जो हमारे वक्ष मतलब चेस्ट रीजन से उदरीय मतलब एब्डोमिनल रीजन तक जाती है और ये सबसे लंबी तंत्रिका कपालीय तंत्रिका है। ठीक है। दूसरा ड्यूरामेटर पैकीमेनिक्स या मस्तिष्क की कठोर मात्रा भी कहलाता है। मतलब ड्यूरामेटर को हम लोग मस्तिष्क की कठोर मात्रा कहते हैं, हार्ड होता है ये। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। इसके बाद में ड्यूरामेटर का भारी आवरण है ये। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट और आते हैं जिसको हम देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड हमारी है। ताप, टेम्परेचर, ठंडक, दर्द, भूख, प्यास और भावनाएं, इन सब को हमारे मेड्यूला वाला पार्ट, मस्तिष्क का मेड्यूला वाला पार्ट जिसको हम डाइनसेफेलॉन कहते हैं, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है, ठीक है, वो नियंत्रित करते हैं। बताया था मैंने आपको। और एक ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया था, अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो आपने देखा होगा काफी सारी बसें अनुबंधित होती हैं राजस्थान सरकार से, उससे वॉटेवर। तो इसमें क्या था कि एक ऋषि वैज्ञानिक थे पेवलोव, उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया कि जब भी वो कुत्तों को भोजन देते उस समय वो घंटी बजा देते। कुत्ते आते तो घंटी की आवाज से कुत्तों के अंदर एक प्रतिवर्ती क्रिया होने लगी। उनको पता लग गया या घंटी बजेगी, खाना आएगा, उनके मुंह से पानी आने लग जाता था। ठीक है। इसके बाद में ये हुआ कि पेवलोव ने क्या करा कि केवल घंटी की आवाज बजाई तो उन्होंने देखा कि कुत्तों के मुंह से लार आने लगी। क्यों? कि घंटी की आवाज के साथ कुत्तों के मुंह से लार आना एक अनुबंधित क्रिया हो गई कि उनको पता है कि जब घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, भोजन लजीज होगा, तो मुंह से पानी आने लग गया। तो ये वाली जो क्रिया होती है जिसको हम अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया या कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। किसको? अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया को। समझ में आ गया? तो ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेंगे। तो बिल्कुल आप मेरे इस चैनल को ट्यून करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए। ओके, बाय।